हमारे लोग भी यही हैं। बिल्कुल। मैं पुलिस और बाकी एजेंसियों के साथियों से कोई ऐसी चीज़ ना करें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी ना हो। कभी ऐसा ना हो फिर कुछ देर बाद दोबारा आना पड़े। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर रात के 2:30 बज रहे थे। चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात था और माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। तभी वहां एंट्री होती है नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद देर रात जंतर मंतर पहुंचे और सुबह 5 बजे तक वहां डटे रहे। उन्होंने अनशन में बैठे छात्रों, युवाओं और तमाम प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। मकसद था 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा उठाई लिए जाने के बाद की स्थिति का जायजा लेना और आगे की रणनीति पर चर्चा करना। सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, लेकिन शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उनकी बिगड़ती तबियत का हवाला देते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। इस दौरान भारी हंगामा हुआ। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के भी गंभीर आरोप लगे। इसी हंगामे और संभावित कार्रवाई के बीच चंद्रशेखर आजाद का ये दौरा अहम हो गया। वहां से लौटते वक्त आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया, जिसमें वो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत देते नजर आ रहे हैं। हमारे लोग भी यही हैं। बिल्कुल। मैं पुलिस और बाकी एजेंसियों के साथियों से कोई ऐसी चीज़ ना करें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी ना हो। कभी ऐसा ना हो फिर कुछ देर बाद दोबारा आना पड़े। चंद्रशेखर आजाद की इस चेतावनी ने जंतर मंतर के सियासी पारे को और गर्मा दिया है। सोनम वांगचुक के मुद्दे पर विपक्षी दलों की सक्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या सरकार वांगचुक की मांगे मानेगी या दिल्ली की सड़कों पर यह सियासी और सामाजिक संग्राम कोई और बड़ा रूप लेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वो जो सफेद चादरें थी ना, वो दिखने में सफेद थी, लेकिन उन पे 21 बच्चों के खून के दाग थे, जो इस सरकार के ऊपर है, एनडीए की सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है, जिसका जवाब उनको देना है। अगर वहां जो टीम काम करे उन्होंने तय किया तो 20 तारीख का मार्च होगा और एक स्ट्रॉन्ग मार्च होगा कि पूरे देश को पता लगेगा कि मार्च कैसे होगा। नहीं, कत्ल तो तब हो गया था जब संवाद खत्म हो गया था। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े हैं, ऐसे प्रोटेस्ट तब भी हुए, तो अंग्रेज भी संवाद करते थे। हमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का प्रोटेस्ट याद है, इवन गांधी जी का प्रोटेस्ट याद है, उसमें भी संवाद होते थे। आपकी क्या डिमांड्स है, हम क्या पूरी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 100% पूरी नहीं होती, लेकिन एक संवाद होता है, हेल्दी टॉक होती है कि भाई चलिए आपकी इतनी मांग हम लोग मान लेते हैं। लेकिन पिछले 21 दिन में जो हमने देखा वो स्पष्ट करता है कि कोई मरे या जिए सरकार को फर्क नहीं पड़ता। वो जो सफेद चादरें थी ना, वो दिखने में सफेद थी, लेकिन उन पे 21 बच्चों के खून के दाग थे, जो इस सरकार के ऊपर है, एनडीए की सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है, जिसका जवाब उनको देना है। वो सफेद नहीं थी, वो उसमें दाग जो जनता को नजर आ रहे हैं लेकिन सरकार को नजर नहीं आ रहे। और जिस तरह से आपने मारपीट की है, जिस तरह आपने अपशब्दों का प्रयोग किया, ये आपकी संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण है कि बच्चों को लेके देश में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं या फिर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, या शिक्षा के प्रति आपकी नजरिया बुरा है। और आप शिक्षा 94,000 स्कूल बंद किए आपने पिछले 10 साल, तो यानी कि आप शिक्षा खत्म करना चाहते हैं और हम लोग शिक्षा बचाना चाहते हैं। अगर वहां जो टीम काम करे उन्होंने तय किया तो 20 तारीख का मार्च होगा और एक स्ट्रॉन्ग मार्च होगा कि पूरे देश को पता लगेगा कि मार्च कैसे होता है। उसके बारे में क्या कहना है? संवेदनाएं मर गई है गवर्नमेंट की, नैतिकता मर गई है, संवैधानिक मूल्य जो हैं, जो राइट्स हैं लोगों के, उनका वोलेशन करने वाली सरकार से बहुत उम्मीद भी नहीं है। मैं तो समझा के आया था सोनम भाई को कि आप छोड़ दो, आप मर भी जाओगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह, और आप ये समझते हैं कि वहां बच्चियां भी बैठी हुई हैं और आप बिना वर्दी के जो हैं डॉक्टरों के भेष में जाकर इस तरह की गुंडागर्दी करते, इसका क्या जवाब है? और दिन के उजाले में, पहले रात के अंधेरे में इस तरह के अपराध होते, अब तो दिन के उजाले में हो रही है। इस बात का स्पष्टीकरण है। आप बार बार कहते हैं कि साहब जो है संवैधानिक मर्यादा में आंदोलन, इससे बड़ी संवैधानिक मर्यादा क्या होगी कि लोग जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं, संवैधानिक तरह से कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरह से। मैं तो इस आंदोलन का, मैं इस पॉलिसी का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब जेल में था तो मैं गया था भूख हड़ताल पे 2 अप्रैल 2018 के बाद। 8 दिन की भूख हड़ताल के बाद मुझे समझ में आया था, मेरे साथी ने समझाया कि मैं मर भी जाऊंगा तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं अम्बेडकराइट हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते से जाके, सड़कों के आंदोलन से, पत्राचार से, इन सब चीजों से हम लोग लड़ते हैं। लेकिन भूख हड़ताल का रास्ता मैं सही नहीं मानता था। मैंने उनको समझाया था कि आप हट छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 तारीख का प्रोटेस्ट करा दो मजबूत, तो फिर मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आज उन्होंने जो मुझे उनकी पत्नी को भी देखिए गिड़गिड़ाते हुए देखा, वो कह रही है कि मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है कि आप अपने पति के पास फोन नहीं ले जा सकते हो?
उनकी हालत नहीं जान सकते, उनकी रिपोर्ट्स नहीं देख सकते हो। और बीजेपी का आईटी सेल जो है एक पेपर जो है मेडिकल रिपोर्ट का जो 13/7 का है उसको जारी कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी पूरी न्यूज झूठ पे टिकी हुई है। तो देश देख रहा है कैसे आप युवाओं को चल रहे हैं, कैसे युवाओं के लिए लड़ने वाले को चल रहे हैं, इसका जवाब देगा देश आपको। हाल ही फिलहाल में टीएम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर पुलिस की कार्रवाई ने अब एक बड़ा सियासी रूप ले लिया है। वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा और बेहद तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताते हुए मोदी सरकार को असत्य और हिंसा पर आधारित सरकार करार दिया। सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा घटनास्थल से हटाए जाने के बाद से ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी सरकार का मूल आधार असत्य और हिंसा है। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक जी को वहां से हटाना गलत है। राहुल ने इसे सिर्फ वांगचुक का मुद्दा न मानकर युवाओं से जोड़ते हुए आगे लिखा, पेपर लीक, महंगी होती शिक्षा और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए बेहद गंभीर चिंताएं हैं। सत्ता की कोई भी ताकत भारत के छात्रों को और उन पर अटूट विश्वास और स्नेह रखने वाले हम सभी लोगों को इन मुद्दों को उठाने से नहीं डिगा सकती। आपको बता दें 18 जुलाई की सुबह अनशन की 21वें दिन जब सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी तो दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से उठाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल ले गई। लंबे समय तक भूख हड़ताल और शरीर में पानी की भारी कमी के कारण वांगचुक की हालत बेहद कमजोर हो चुकी थी। इस पूरी कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा है कि वांगचुक को मेडिकल रिपोर्ट्स की सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वांगचुक के एडमिट होने के बाद सफदरजंग अस्पताल परिसर और उसके आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है और कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गीतांजलि का कहना है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद अस्पताल प्रशासन उन्हें वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे रहा है। उन्होंने अस्पताल में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच कराने तक की मांग कर डाली। अभी मैं ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ जहाँ पर सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। आज सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए, और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा।